हाँ जी, चैप्टर नंबर 3, गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन, राइट। ओके, तो हमें जो टॉपिक्स पढ़ने थे कौन कौन से? नंबर 1, मीनिंग ऑफ गुडविल, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल्सो नोन एज फीचर्स, नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ गुडविल, क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल, जिसके अंदर हमें दो पढ़ने थे, परचेज गुडविल एंड सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो क्लासिफिकेशन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ गुडविल होता है, एक होता है परचेज गुडविल, एक होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सर, परचेज गुडविल का मतलब वो जब कोई एक पार्टनरशिप फॉर्म या एक कोई बिजनेस दूसरे बिजनेस को एक्वायर करती है या टेक ओवर करती है, ठीक है ना, तो बदले में वो कुछ पैसे पे करती है। अगर मान लो एबीसी फॉर्म ने XYZ फॉर्म को परचेज करा, एक्वायर करा या टेक ओवर करा, ठीक है जी, उसके पूरे बिजनेस को, तो बदले में वो कुछ पैसे पे करेगी, उसे परचेज कंसिडरेशन कहेंगे। तो मान लो परचेज कंसिडरेशन अमाउंट जो है हमारे एग्जाम्पल भी था ना, चलो, तो परचेज कंसिडरेशन अमाउंट मान लो, देखो जी यहाँ से करा देते हैं, इसमें भी वही सेम आपका मिलेगा। परचेज कंसिडरेशन अमाउंट ये रहा, कहाँ है, ये रहा, परचेज गुडविल एंड सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो मान लो कि जो परचेज कंसिडरेशन है वो कितनी रुपीज़ है, उसने पे किए हैं 15,000 रुपये। बायर ने पे किए हैं कितने रुपीज़, 15,000 रुपीज़ एज अ परचेज कंसिडरेशन, ठीक है जी, 15,000 परचेज कंसिडरेशन। और हमने XYZ का कितने का एसेट्स एक्वायर करा, तो हमने उसके 10,000 रुपये एसेट्स लिए और 5,000 की उसकी लायबिलिटी थी। तो नेट एसेट्स कितने का हमने ले लिया उससे, 5,000 का। भाई XYZ फॉर्म जो है, कंपनी नहीं फॉर्म है, तो इस फॉर्म के पास टोटल एसेट था 10,000 का और टोटल लायबिलिटीज़ था 5,000 का। तो नेट एसेट्स की वैल्यू कितनी हो गई, नेट एसेट्स की वैल्यू हो गई 5,000। और यहाँ पे एक और दूसरा फॉर्म है ABC फॉर्म। तो ABC ने ये सारे बिजनेस जो है एक्वायर कर लिया और इसको बदले में कितने रुपए दे दिए, 15,000 रुपये टोटल दिए। दैट इज कॉल्ड परचेज कंसिडरेशन, तो भाई बताओ जरा, 5,000 का नेट एसेट्स लिया और उसको दे रहा है 15,000 रुपीज़, 5,000 रुपीज़ के नेट एसेट्स लिए XYZ से और पे कितने कर रहे हैं, 15,000 रुपये। तो एक्स्ट्रा कितना पे करा है ना, तो परचेज कंसिडरेशन माइनस नेट एसेट्स, तो जो ये 10,000 एक्स्ट्रा पे करा है इसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, गुडविल बोलेंगे। दिस इज कॉल्ड परचेज कंसिडरेशन, दिस इज कॉल्ड परचेज गुडविल। तो जब भी कोई एक पार्टनरशिप फॉर्म किसी दूसरे फॉर्म को एक्वायर करती है, टेक ओवर करती है, परचेज करती है, तो उसके बदले में जितने भी वो पैसे देती है, ठीक है जी, उसमें से हमें माइनस करना होता है जितने के उसने नेट एसेट्स लिए। तो जो एक्स्ट्रा पैसे उसने दिए नेट एसेट्स के एक अलावा, तो उसे हम गुडविल कहेंगे, क्योंकि वो एक्स्ट्रा पैसे क्या है, गुडविल का मतलब है कि ABC ने ये सोचा कि फ्यूचर में बिना मेहनत किए हुए इतने का हम फ़ायदा कमा सकते हैं, इतने का हायर प्रॉफिट्स अर्न कर सकते हैं विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट्स, तभी तो वो पैसे दे रहा है। उसको लग रहा है कि फ्यूचर में हम प्रॉफिट्स कमा सकते हैं इसके बिजनेस से, करेक्ट। तो ये हो गया परचेज गुडविल। उसके अलावा एक होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सर, सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होती है, जब कोई भी पार्टनरशिप फर्म खुद ही कई सालों तक क्या करेगी, बिजनेस करते रहेगी, तो वो अपने आप में क्या होती चली जाती है, गुडविल अराइज होते चला जाता है, उसका कुछ ना कुछ मार्केट में गुडविल बढ़ते चला जाता है। किसकी वजह से, ड्यू टू एफिशिएंट मैनेजमेंट, फेवरेबल लोकेशन, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, ये सारे यहाँ पे भी हमने पढ़े थे कि जो ये कहाँ पे आ गया, ये 6 पॉइंट है, अच्छा, ये मीनिंग हो गया, फिर फीचर्स हो गया, नीड, तो फैक्टर्स जो था, तो इसे हम फैक्टर्स भी कहते हैं। तो इसी की वजह से सेल्फ जनरेटेड गुडविल इंक्रीज होती है, क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, पेटेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट, पास्ट की परफॉर्मेंस, लोकेशंस ऑफ द बिजनेस, ठीक है, आफ्टर सेल सर्विस, एफिशिएंट मैनेजमेंट। तो इन चीज़ों की वजह से अगर किसी भी फॉर्म का वैल्यू बढ़ते रहता है, इंक्रीज होते रहता है, ठीक है जी, उसे हम बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। उसने खुद ही अपनी मेहनत करके सेल्फ जनरेटेड गुडविल बनाया है। तो ये हो गया आपका कौन सा, नंबर 1 मीनिंग। अब गुडविल का मीनिंग क्या है, सिंपल वर्ड में आप लिख सकते हो, अ फॉर्म अर्न्स हायर प्रॉफिट्स, ठीक है, विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट्स, और यू कैन से पास्ट एफर्ट्स की वजह से जो फ्यूचर की प्रॉफिट्स है, फॉर्म अर्न्स
future higher profits, future higher profits without any extra efforts, that is called what? Goodwill. That is called goodwill, meaning of goodwill. और फीचर्स क्या क्या थे? तो 3 फीचर्स मेन है. नंबर 1, गुडविल क्या है? इनटेंजिबल एसेट्स है. गुडविल कैसा है सर? इनटेंजिबल एसेट्स है एंड इट डज नॉट हैव सेपरेट एग्जिस्टेंस फ्रॉम दी एंटरप्राइज और फ्रॉम दी फॉर्म और फ्रॉम दी बिजनेस एंड इट हेल्प्स इन अर्निंग हायर प्रॉफिट्स. ये क्या हाँ, ये मदद करता है किसी भी फॉर्म को प्रॉफिट ज़्यादा कमाने में, हायर प्रॉफिट. नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, क्यों क्यों जरूरत, कब कब जरूरत पड़ती है, नीड कब कब जरूरत पड़ती है गुडविल वैल्यूएशन का? तो 4 तो चैप्टर्स ही हैं आपके. चैप्टर नंबर 4 इसके जस्ट बाद, ये हमारा चैप्टर नंबर 3 है गुडविल का आपके बुक में. चैप्टर नंबर 4 है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. चैप्टर नंबर 5 है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर. चैप्टर 6 जो है वो है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर. चैप्टर 7 जो है डेथ ऑफ अ पार्टनर. तो इन 4 सिचुएशंस पे गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ती है. और 2 और सिचुएशन है जो आपको क्लास 12th में नहीं पढ़ना, ये सारे एक तरीके से चैप्टर के नाम ही हैं. नंबर 1, व्हेन पार्टनरशिप इज सोल्ड एंड व्हेन अमलगमेशन मर्जर ऑफ 2 और मोर पार्टनरशिप फॉर्म. ठीक है जी. फिर फैक्टर्स हमने पढ़ ही लिया. फिर हमने पढ़ा था क्या? क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल, परचेज गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल. अभी अभी आपको बता दिया. ये रहा यहाँ पे एग्जाम्पल दूसरा दिया हुआ था. यहाँ परचेज कंसिडरेशन 2,10,000 है, नेट एसेट्स 1,50,000, तो गुडविल की वैल्यू आ गई 60,000. और परचेज गुडविल किसे कहते हैं? इट इज अराइजेज व्हेन वन बिजनेस टेकन ओवर बाय अनदर. एंड सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होता है? इट विल बी अराइजेज फ्रॉम बिजनेस एट्रीब्यूट्स लाइक फेवरेबल लोकेशन, एफिशिएंट मैनेजमेंट, क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज etc. फिर हमने पढ़ा मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. तो देयर आर 3 मेथड्स: एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड. एक सेकेंड देना. हाँ जी. तो देर आर 3 मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. नंबर वन क्या है? एवरेज प्रॉफिट मेथड. नंबर 2 सुपर प्रॉफिट मेथड एंड नंबर 3 कैपिटलाइजेशन मेथड, जिसके क्वेश्चंस हमें न्यूमेरिकली सॉल्व करना सीखना है. दीज आर द 3 मेथड्स बाय विच वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म. तो हमें यही चीज़ सीखना है और इसी से सारे के सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन है आपके बुक में. तो स्टार्टिंग के जो ये 5 टॉपिक्स थे, ये सारे के सारे थ्योरी वाले टॉपिक्स थे. ये सारे के सारे थ्योरी थे. मीनिंग ऑफ गुडविल, कैरेक्टरिस्टिक्स, नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ गुडविल, क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल. और जो मेथड्स है वो 3 मेथड है: एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन. फर्दर एवरेज प्रॉफिट में 2 मेथड आते हैं. एवरेज प्रॉफिट में 2 है: सिंपल एवरेज प्रॉफिट और वेटेड एवरेज प्रॉफिट. सुपर प्रॉफिट का सिर्फ सुपर प्रॉफिट मेथड ही है. और कैपिटलाइजेशन में फर्दर 2 है: कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, जो पहला और दूसरा है. तो इसको चाहो तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 भी हम लिख सकते थे. ठीक है जी. चलो इतना. और लास्ट में एक छोटा टॉपिक पढ़ना है: डिफरेंस बिटवीन एवरेज प्रॉफिट एंड सुपर प्रॉफिट क्या होता है. तो जब हम क्वेश्चंस वगैरह बना के कंप्लीट कर लेंगे तो अपने आप आपको डिफरेंस पता चल जाएगा. तो लास्ट में हम एक डिफरेंस थ्योरी वाला पढ़ लेंगे. तो छठे वाले टॉपिक पर आ जाओ. अच्छा, 6 टॉपिक में भी हमने कर लिया था, एवरेज प्रॉफिट करा था. एवरेज प्रॉफिट में दोनों मेथड्स हमने करा था, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज. सिंपल एवरेज बारे में क्या ध्यान रख लेना है? तो सिंपल एवरेज में गुडविल की कैलकुलेशंस कैसे करते हैं? तो गुडविल की कैलकुलेशंस करने के लिए फार्मूला जो होता है वो होता है एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज. एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, करेक्ट. तो गुडविल ऑफ द फॉर्म इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज. अब इसमें मैंने आपको अलग से नंबर ऑफ ईयर परचेज का मीनिंग बताया हुआ है. नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब क्या होता है? हाँ जी, फ्यूचर्स में कितने सालों तक बिना किसी मेहनत के, बिना किसी एफर्ट्स के हमें प्रॉफिट्स होता रहेगा और इकन से हायर प्रॉफिट्स होता रहेगा, तो उसे हम परचेज गुडविल बोलते हैं. सिंपल वर्ड में कि भाई कितने सालों के लिए उसके फॉर्म को परचेज करा, ठीक है, 2 साल, 3 साल, 4 साल, और बिना मेहनत के उन सालों में क्या होता रहेगा? फ़ायदा होते रहेगा. तो दैट्स कॉल्ड परचेज गुडविल. तो और एवरेज प्रॉफिट किसका होता है? पास्ट ईयर्स का एवरेज. अगर 4 साल 5 साल के बेसिस पे एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं और उसको इंटू कर देते हैं फ्यूचर्स के ईयर से, जितने सालों के लिए हमने परचेज किया है, एक एस्टिमेशन बेसिस पे होता है सारा. और एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है? तो एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू टोटल प्रॉफिट. जितने भी साल का पीछे साल का टोटल प्रॉफिट देगा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स. एवरेज का मतलब ही मीन होता है, क्लास 11th में स्टैट्स में जो पढ़ा था. लेकिन इसमें एक बात है, यदि किसी साल में आपका लॉस हो रखा होएगा, ठीक है जी, तो उस लॉस को माइनस करना है.
मान लो 3 साल में प्रॉफिट्स है 2010, 2011 और 2014 में, लेकिन 12 और 13 में लॉस है, तो उस लॉस को सब्सट्रैक्ट करना, प्रॉफिट ऐड लॉस को सब्सट्रैक्ट और डिवाइडेड बाय 5 साल ही करोगे, क्योंकि 5 साल दिया हुआ है। अगर 4 साल होगा तो डिवाइडेड बाय 4 साल, जितने साल होएगा उसके हिसाब से एवरेज। मान लो 3 साल में प्रॉफिट और 1 साल में लॉस है, तो 3 साल की प्रॉफिट ऐड कर दो, 1 साल वाले लॉस को लेस कर दो और डिवाइडेड बाय 4 कर दो, टोटल 4 साल। यहाँ पे 5 साल का एग्जाम्पल। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे दिया मैंने 2008-9, 2009-10, 2010-11, 3 साल है, 3 साल की प्रॉफिट है 30,000, 40,000, 50,000। हमें गुडविल की वैल्यू निकालनी है ऑन द बेसिस ऑफ 2 इयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो यहाँ पे परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना है, 2 साल, और 3 साल का प्रॉफिट के बेसिस पे एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो हमने गुडविल का फार्मूला लगाया, गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, और 30,000, 40,000 प्लस 50,000 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 करके हमारा आंसर आ गया 80,000। फिर एक सिंपल एक और क्वेश्चन आपको, इसमें लॉस वाला मैंने बता दिया कि अगर 2011 में लॉस होएगा, 5 साल दिए हुए हैं, 5 नहीं 4 साल ही है, 4 साल है, जिसमें से 1 साल में लॉस हुआ है, तो उस लॉस को यहाँ पे सब्सट्रैक्ट किया है, डिवाइडेड बाय 4 ही किया है, और नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 ईयर्स है, तो हमने इंटू कर दिया है 3 से। यहाँ पे हमने इंटू किससे कर दिया है, 3 से, तो गुडविल की वैल्यू आ गई 30,000। अब उसके बाद वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट में गुडविल की वैल्यूएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका फार्मूला क्या होता है, तो गुडविल ऑफ द फर्म इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट की जगह पे वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाता है, और इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। और वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसका एक अलग से फार्मूला आ गया। तो इस बार टोटल प्रॉफिट नहीं होता, बल्कि टोटल प्रोडक्ट ऑफ द प्रॉफिट, टोटल प्रोडक्ट ऑफ द प्रॉफिट होता है। अब ये टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, डिवाइडेड बाय टोटल वेट। तो क्वेश्चन जैसे एग्जाम्पल क्या है, देखो जी एग्जाम्पल क्या है, तो एग्जाम्पल में दिया हुआ है क्या, प्रॉफिट्स ऑफ 5 ईयर्स, प्रॉफिट्स ऑफ 5 ईयर्स दिए हुए हैं, ठीक है जी। ये ईयर ऊपर होना चाहिए, प्रॉफिट नीचे होना चाहिए, तो ईयर मैंने नीचे लिख दिया था, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नॉर्मली ईयर कहाँ पे दिया रहता है, हाँ जी ऊपर रहता है, ओके, और प्रॉफिट जो है वो नीचे रहता है, तो इसको दोबारा से मैंने ठीक कर दिया यहाँ पे, और कोई दिक्कत वाली बात। तो यहाँ पे 5 साल दिया हुआ है, और इसका जो है प्रॉफिट्स भी दिया हुआ है 5 सालों का। अब इसमें क्या बोला है, साथ साथ में इसने वेट्स दिए हुए हैं, वेट दिए हुए 5 साल का, 1 2 3 4। तो हमने एक टेबल बनाया, 5 साल लिखे, 5 साल की प्रॉफिट्स लिख दी, और वेट भी लिख दिया, जो जो वेट दिया हो उस साल का। ये वेट जो है 1 2 3 4 है, ये वेट 5 3 5 4 3 2 1 भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है। तो क्वेश्चन में जैसा वेट दिया रहेगा उस हिसाब से करना है, और इसको इंटू कर देंगे तो यही प्रोडक्ट कहलाता है। अगर मैं बोलूँ 1, ये 1 है, ये 2 कॉलम है, ये 3 है, तो फोर्थ वाला कॉलम कैसे आया, 2 इंटू 3 करके आया, यानी कि प्रॉफिट्स इंटू वेट। तो 20,000 इंटू 1 20,000, 24 इंटू 2 48, फिर 30 इंटू 3 90, 25 इंटू 4 1 लाख, एंड 18 इंटू 5 90, टोटल आ गया 3,48,000। और टोटल वेट आपका कितना आ गया है, 15, ठीक है। तो हमें गुडविल निकालना है, तो गुडविल इक्वल्स टू क्या होता है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो पहले हमने वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट। तो ये जो टोटल प्रोडक्ट था 3,48,000 डिवाइडेड बाय 15, तो ये आ गया 23,200। और जब इसमें हमने नंबर ऑफ ईयर्स परचेज गिवन था 3 ईयर्स क्वेश्चन में, तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से हमने मल्टीप्लाई कर लिया, तो आपका गुडविल का वैल्यू आ गया, बस। तो यहाँ तक हमने ऑलरेडी पिछली क्लास में पढ़ लिया था। इसके मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपके होमवर्क में दिए थे, ठीक है जी। इसके क्वेश्चंस कहाँ से स्टार्ट होते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 7 तक, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 7 तक का था या 6 तक का था, चेक करके बताओ। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक, क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक का क्वेश्चन है एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 7 है ना, इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स हैं, एडजस्टमेंट्स वाले अभी नहीं कराया मैंने, एडजस्टमेंट वाले अभी एंड में कराएंगे सुपर प्रॉफिट के बाद, क्योंकि एडजस्टमेंट जो है एवरेज प्रॉफिट में भी रहता है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट में भी रहता है, और सुपर प्रॉफिट में भी रहता है, और ये सारे एडजस्टमेंट्स एक ही तरीके से सॉल्व करते हैं। तो पहले मैंने सिंपल वाला बताया आपको एवरेज प्रॉफिट, फिर वेटेड एवरेज प्रॉफिट, और फिर हम सुपर प्रॉफिट करेंगे, उसके बाद हम एडजस्टमेंट्स करेंगे। तो ये जितने भी एडजस्टमेंट है 7 8 9 10 11, और उसके अलावा
क्वेश्चन नंबर 12 में भी एडजस्टमेंट्स हैं। तो कितने हो गए? 7, 8, 9, 10, 11, 12, टोटल 6 क्वेश्चंस अभी हमने इसको करा नहीं है। इसके बाद वेटेड एवरेज क्वेश्चंस स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। तो 13 और 14 तो मैंने ये दोनों भी आपको होमवर्क में दिया था। और फिर इसके बाद इसके भी एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। नहीं, इसके बाद है जी आपका सुपर प्रॉफिट। तो आओ जी आओ, स्टार्ट करते हैं अब हम लोग सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है जी, सुपर प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट भी बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे लिख लो जी हेडिंग सुपर प्रॉफिट मेथड। हाँ जी, यहाँ पे हेडिंग लिख लो हमारा कौन सा है? सेकेंड वाला जो है, सेकेंड वाला मेथड है सुपर प्रॉफिट्स मेथड्स। सुपर प्रॉफिट मेथड। अब सुपर प्रॉफिट से गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करते हैं? सुपर प्रॉफिट से हम लोग गुडविल की वैल्यूएशन कैसे करते हैं? सुपर प्रॉफिट से हम लोग गुडविल की वैल्यूएशन कैसे करते हैं? तो यहाँ पे फार्मूला लिख लो पहले तो। गुडविल ऑफ फॉर्म इक्वल्स टू, गुडविल ऑफ फॉर्म इक्वल्स टू, कोई बात नहीं, इसको आने। हाँ जी, तो यहाँ पे आप लिख लो गुडविल ऑफ द फॉर्म इक्वल्स टू। एक बात बताओ, एवरेज प्रॉफिट में गुडविल ऑफ द फॉर्म इक्वल्स टू क्या फार्मूला होता था? बताओ जरा। बिल्कुल सही, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। वेटेड एवरेज प्रॉफिट में क्या होता था फार्मूला? बिल्कुल सही। तो सुपर प्रॉफिट मेथड में क्या होना चाहिए फार्मूला? बताओ जी। बिल्कुल सही जवाब, देखा कितना आसान है। तो इसमें भी लिख दो जी, क्या लिख दोगे? सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। ठीक है जी, बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है। हाँ जी, तो ये तो हो गया सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब एक बात बताओ सर, इसमें जो सुपर प्रॉफिट है वो कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ ईयर परचेज तो क्वेश्चन में गिवन रहेगा, जस्ट लाइक एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट में भी एवरेज प्रॉफिट निकालना हमने सीखा था, वेटेड एवरेज प्रॉफिट में भी वेटेड एवरेज प्रॉफिट का कुछ अलग फार्मूला होता था। वैसे ही सुपर प्रॉफिट का यहाँ पे अलग से फार्मूला है। तो लिखो जी। हाँ जी, सुपर प्रॉफिट्स इक्वल्स टू, तो सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या होता है? ध्यान से सुनना। सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू होता है क्या? जो आपने एवरेज प्रॉफिट निकाला था, याद है एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाला था? हाँ, वही फार्मूला ही पूछ रहा हूँ, टोटल प्रॉफिट अपॉन टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट करना पड़ता है इसमें। अब ये जो एवरेज प्रॉफिट है ये सेम वही एवरेज प्रॉफिट है जैसे पहले निकाल रहे थे फार्मूले नंबर 1 में। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? तो सर इसको दोबारा से लिख लो जरा। बताओ जी बताओ, एवरेज प्रॉफिट हम कैसे निकालते थे? बिल्कुल सही जवाब, टोटल प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स लिख लो, या टोटल नंबर ऑफ ईयर्स, एक ही बात है। तो नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं? और यहाँ पे एक नया टर्म आ गया, नॉर्मल प्रॉफिट है जी। यहाँ पे एक नया टर्म आ गया कि नॉर्मल प्रॉफिट्स कैसे निकालते हैं जी। तो नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू आपको लिख लेना है क्या? नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल इन्वेस्टेड। ये एक नया आया टर्म, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न, तो जिसको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी कहते हैं।
कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, और ये जो अपॉन में 100 कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया रहेगा डिवाइडेड बाय 100। अब ये कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, पूरे होल ओवर डिवाइड कर दो या नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100 कर सकते हैं। ठीक है जी, जैसे मर्जी वैसे कर लो, मैथमेटिक्स है। तो ये जो है ना डिवाइडेड बाय 100, मतलब जो रिटर्न के लिए ना एक रेट दिया होगा क्वेश्चन में, रेट ऑफ रिटर्न जो है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन इन द क्वेश्चन, तो 10%, 20%, 15%, तो परसेंटेज है तो 10/100, 15/100, उसको इंटू कर देना है कैपिटल एम्प्लॉयड में। कैपिटल एम्प्लॉयड को कैपिटल इन्वेस्टेड भी कहते हैं या इन्वेस्टमेंट भी कहा जाता है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स या इन्वेस्टमेंट्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्वेस्टमेंट्स भी कहा जाता है। ओके, यहाँ पे वो भी लिख लिया स्टार लगा के। कैपिटल एम्प्लॉयड को कैपिटल इन्वेस्टेड भी कहते हैं। ठीक है जी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड कभी कभी क्वेश्चन में देगा, कभी कभी नहीं देगा। तो जब कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं देगा तो हमें उसके लिए एक फार्मूला और समझना है। तो पहले तो ज़रा एक क्वेश्चंस करेंगे कि भाई ये गिवन रहेगा, क्वेश्चन में रेट दिया रहेगा, रेट प्रॉफिट का रेट दिया रहता है। क्या होता है, अभी क्वेश्चन अभी एग्जांपल एक कराते हैं, फिर आपको समझाते हैं। पहले एक एग्जांपल करते हैं, फिर उसमें सभी चीज़ें समझ में आ जाएगा, टेंशन ना लो, एक एक चीज़ क्या होता है। ठीक है जी, तो आ जाओ जी एग्जांपल, आ जाओ जी एग्जांपल। तो हम लोग एग्जांपल लिख लेते हैं। आई गेस ये वाला एग्जांपल नंबर 4 होएगा हमारा, क्योंकि हमने इसके पहले 3 एग्जांपल करे थे, 2 सिंपल एवरेज प्रॉफिट का और एक वेटेड एवरेज प्रॉफिट का। तो आ जाओ जी। लिखो जरा जी, लिखो। तो मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है ईयर्स। तो एग्जाम्पल 4, सबसे पहले ईयर्स लिख लो, ईयर्स। तो मैंने ईयर्स दे दिए हैं 3 ईयर्स। कौन कौन से? तो 2008, 9, 2009, 10 और 2010, 11। तो ये 3 ईयर्स है, और इन 3 सालों की प्रॉफिट दे दी है मैंने। प्रॉफिट जो है रुपीज़ में है, कितने कितने? 30,000, 40,000 एंड 50,000। ओके, 30, 40, 50। अब मैंने नीचे क्वेश्चन में कैपिटल इन्वेस्टेड भी दिया हुआ है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टेड या कैपिटल एम्प्लॉयड, सब एक ही बात होती है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स कितनी रुपीज़ दी हुई हैं? मैंने कैपिटल इन्वेस्टमेंट दे दिया है रुपीज़ 1,20,000। ठीक है, और मैंने नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी दे दिया। मैंने नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, शॉर्ट में इसको ROR भी कहते हैं या NROR भी कहते हैं, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये क्वेश्चन में गिवन रहता है 10% पर एनम, जैसे इंटरेस्ट रेट होता है उस टाइप से। ये एक तरीके से नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ये होता है ना, ये इसका मतलब ये होता है कि भाई देखो, नॉर्मली हम का मतलब पार्टनरशिप फॉर्म जो है 10% के हिसाब से प्रॉफिट कमाती है अपने इन्वेस्टमेंट्स पे, अपने कैपिटल एम्प्लॉयड पे। जितना भी पैसा बिजनेस में फॉर्म लगा रही है ना, उस पर नॉर्मली 10% के हिसाब से प्रॉफिट कमा रही है। तो ये क्वेश्चन में गिवन रहता है, कभी 10% रहेगा, कभी 15% रहेगा, 5%, 8%, 9%, कुछ भी हो सकता है। तो कहने का मतलब जितना भी कैपिटल एम्प्लॉयड है उस पर नॉर्मली भाई पास्ट के परफॉर्मेंस से पता चलता है कि इनका नॉर्मल प्रॉफिट जो है 10% है। ठीक है जी, या इतनी कमाएगी। ठीक है जी, तो इतनी कमाती है वो, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, बस इतनी है। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल। और ये मेथड जो है आसान होता है, कोई मुश्किल मेथड नहीं होता। ठीक है, ये भी आसान होता है, कोई मुश्किल मेथड नहीं होता। तो अब इसका ज़रा सॉल्यूशंस करना है।
हाँ जी, सॉल्यूशन करना है तो सॉल्यूशन करके बताओ जी। सबसे पहले तो फार्मूला लिख लेना है गुडविल की। क्या गुडविल, वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ अ फॉर्म का क्या फार्मूला होता है, बताओ जी बताओ। बिल्कुल सही जवाब, तो लिखते जाओ जी लिखते जाओ। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लें वैल्यू ऑफ गुडविल या गुडविल ऑफ फॉर्म। हाँ जी, क्योंकि फॉर्म की गुडविल की वैल्यू हम निकाल रहे हैं। इक्वल्स टू क्या लिख लेंगे जी, हाँ जी, तो इक्वल्स टू बताओ। हाँ, ये कौन सा मेथड सर इसमें बताएगा, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल। जब सर मेथड ना बताए तो किससे करेंगे, तो किसी से भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको क्वेश्चन में मेंशन रहेगा कि कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। हर क्वेश्चन में आपको मेंशन रहेगा सुपर प्रॉफिट से करना है, एवरेज से करना है, कैपिटलाइजेशन से करना है, वेटेड एवरेज से करना है। तो सुपर प्रॉफिट इनटू फार्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो इसमें नंबर ऑफ ईयर्स परचेज नहीं दिया मैंने क्वेश्चन में, वो भी गिवन रहेगा। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज भी गिवन रहेगा। ठीक है जी। नंबर कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड ऑन द बेसिस ऑफ 2 years purchase goodwill, on the basis of 2 years purchase। ठीक है जी, 2 years purchase। तो आ जाओ जी आ जाओ। तो सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब हमें सुपर प्रॉफिट पता नहीं है, नंबर ऑफ ईयर्स तो पता है 2, सुपर प्रॉफिट नहीं पता है जी। तो हमें नीचे क्या करना पड़ेगा, अब सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या होता है जी, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो पहले हम नॉर्मल प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, करेक्ट। तो पहले हमने एवरेज प्रॉफिट निकाला, टोटल प्रॉफिट्स कितने दी हुई हैं 30, 40, 50, 3 सालों का। एवरेज प्रॉफिट तो ऐसे निकालते हैं 30,000, 40,000, 50,000 डिवाइडेड बाय 3। तो कितने आ गए, तो कितना हो गया, एवरेज प्रॉफिट तो 40,000 आ गया। अब हमें कौन सा प्रॉफिट निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट। तो कैपिटल इन्वेस्टेड या इन्वेस्टमेंट्स या कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100, या सिंपली यू कैन ऑल्सो से रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो कैपिटल इन्वेस्टेड कितना था सर, कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स या कैपिटल एम्प्लॉयड भी वो 1,20,000 है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी है 10% है। तो 1,20,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100, 1,20,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100। तो कितने रुपीज़ आ गया, 1 ज़ीरो कम कर दो। 1,20,000 का 10% मतलब 1 ज़ीरो कम कर दिया। तो हमने क्या निकाला, सबसे पहले ये क्वेश्चन था, तो हमें गुडविल ऑफ द फॉर्म निकालनी है। तो हमने क्या किया सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। फार्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है जी। तो सुपर प्रॉफिट हमें पता नहीं है, तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट भी निकाला, और फिर हमने सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो निकालो जी, सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स। तो ये आ गया आपका कितना, एवरेज प्रॉफिट था 40,000 रुपये, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट आया 12,000 रुपीज़। तो ये आपका आ गया 28,000। ये था हमारा 40,000 आया था एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट 12,000, तो एवरेज माइनस नॉर्मल कर दिया, तो ये आपका आ गया सुपर प्रॉफिट 28,000। अब इस 28,000 को ऊपर वाले फार्मूले में पुट कर दो तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 28,000 इंटू 2 तो कितने आ गया, तो 56,000 इज द फाइनल वैल्यू ऑफ
गुडविल। डू यू अंडरस्टैंड दिस मेथड? कुछ मुश्किल है इसमें? बस थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा हो गई। इसमें एक नॉर्मल प्रॉफिट भी निकालना पड़ जाता है और एवरेज प्रॉफिट भी निकालना पड़ जाता है। कभी कभी क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट गिवन रहेगा। हाँ, ये 3 टाइप्स के मेथड्स हैं। अलग अलग मेथड से अलग अलग गुडविल की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब जिन लोगों ने मेथड दिया तो अब उसका तो कुछ कह नहीं सकते, ठीक है जी। तो यही है कि किसी चीज़ के कई सारे मेथड्स होते हैं। अब ये मेथड्स क्यों आया, कहाँ से आया, तो इसका तो कोई वो नहीं है। अब जिसने बनाया दे दिया मेथड्स, इसके पीछे भी कुछ ना कुछ लॉजिक होता है कि भाई ये मेथड क्यों आया, कैसे आया, बट वो चीज़ उतना आपको पढ़ना नहीं है फिलहाल। हाँ जी, अब बताओ क्या कह रहे हो? नॉर्मली फर्म कौन सा मेथड यूज़ करती? तो जो बेस्ट मेथड बेसिकली कैपिटलाइजेशन मेथड रहेगा, ठीक है। बट आपके बुक में, आपके क्वेश्चन में, आपके एग्ज़ाम में जो मेथड बोलेगा उससे कर देना है, ठीक है जी। जो मेथड्स बोलेगा उस हिसाब से कर देंगे। तो एवरेज प्रॉफिट था, एवरेज में सिंपल एवरेज फिर वेटेड एवरेज, एंड ये हमने सेकेंड मेथड पढ़ा सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है जी। ये कर लो ज़रा, कॉपी हो जाए तो बताओ कहाँ से कॉपी करना है, एग्जाम्पल से या इसके ऊपर से? ओके, कर लो जी, कॉपी कर लो। हाँ जी वरुण, कॉपी कर लिया? तो ये भी हो गया, और अरे यहाँ तक कर लिया कॉपी, ओके। अब ज़रा बुक के क्वेश्चंस पे आओ, बुक के क्वेश्चंस पे आओ। सुपर प्रॉफिट के क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट हो रहा है। और ये जो 15th वाला है ये आपके CBSE 2019 में आया हुआ है। CBSE 2019 का एग्ज़ाम के अंदर आया हुआ है। पिछले से मतलब इस साल से पिछले साल, अभी तो 2022 है, अभी एग्ज़ाम हुआ है। उसके अलावा बहुत ज़्यादा ईजी आया था, बहुत ज़्यादा, समझ रहे हो? हाँ, वो ऐसे आया था, इस बार तो मत ही पूछो। नहीं ऐसा तो नहीं है, बट हाँ लेवल जो था मतलब एवरेज से भी नीचे आप कह सकते हो सभी पेपर का, सभी ऑलमोस्ट सारे पेपर भाई, एक दो नहीं सब। वो चूँकि कोविड हो गया ना, बच्चे ने ऑनलाइन सही से पढ़ाई करा नहीं, ये वो, तो CBSE बोर्ड ने थोड़ा कुछ सोचा होगा कि ज़्यादा टफ ना दिया जाए, क्योंकि प्री बोर्ड में भी सभी बच्चों के गड़बड़ मार्क्स आए हुए थे। सभी स्कूल में यह हालत था, क्योंकि जो फर्स्ट टर्म हुआ था, टर्म 1 एग्ज़ाम, वो थोड़ा लेट हुआ, और उसके बीच टर्म 2 जो उन्होंने प्री बोर्ड वगैरह लिया ना, तो उसके बीच टाइम कम था। कई बच्चों ने पढ़ा भी नहीं कि भाई एग्ज़ाम नहीं होगा, कई सारे ऐसे सोच के, तो इसलिए सभी बच्चों के प्री बोर्ड में हर स्कूल में मोस्टली बच्चों के ख़राब थे। मोस्टली मतलब 50% मान लो, नहीं कहता सभी के। तो इसकी वजह से कुछ ना कुछ डिसीजन लिया होगा। तो सभी एग्ज़ाम जो है ना, चाहे साइंस वालों का हो, चाहे आर्ट्स वालों का हो, चाहे कॉमर्स वालों का हो, मैंने जो सुना है ओवरऑल, तो बड़ा ही आसान पेपर था। और अकाउंट्स में जो है फॉर्मेट बना के आएगा, बना हुआ। अकाउंट्स में जनरल एंट्रीज, लेज़र अकाउंट बनाने का फॉर्मेट बना हुआ रहेगा, ठीक है जी। वो पिछले साल से ही होना था, लेकिन पिछले साल तो कोविड हो गया था, आया नहीं, तो इस साल से बनाया आएगा नाउ। तो आ जाओ जी, क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करना है, स्टार्ट कर दो जी। क्वेश्चन नंबर सबसे पहले 15 आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन 15 कह रहा है द कैपिटल ऑफ फॉर्म ऑफ अनुज एंड बीनू। अनुज एंड बीनू का कैपिटल दिया हुआ है 1 लाख रुपीज़, एंड द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ 15%। ये जो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, यही जो है आपका क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। इंटरेस्ट कह रहा हूँ, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज़ 15%। जो भी इंटरेस्ट का रेट देगा, मार्केट रिटर्न देगा, रिटर्न, ठीक है जी, तो यही आपका रेट ऑफ रिटर्न है। फिर आगे कह रहा है क्या, एनुअल सैलरी टू पार्टनर्स इज ₹60,000 ईच। एवरी पार्टनर को ईच मिल रहा है 60,000, ठीक है जी। आगे कह रहा है दी प्रॉफिट फॉर लास्ट 3 ईयर्स। पिछले 3 सालों की प्रॉफिट दी हुई है, 3 लाख, 360 एंड 420। तो पिछले 3 साल का मतलब ये एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए दिया होगा, समझ रहे हो ना। 3 साल के प्रॉफिट ऐड करो, डिवाइड बाय 3 एवरेज प्रॉफिट। और ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ रिटर्न जो देता है, वो किस लिए देता है, नॉर्मल प्रॉफिट्स के लिए, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल प्रॉफिट। और कह रहा है दी कैपिटल ऑफ फॉर्म, तो ये फॉर्म की कैपिटल है, फॉर्म की कैपिटल है।
फॉर्म की कैपिटल यानी दोनों पार्टनर्स की कैपिटल जो है फॉर्म ऑफ अनुज एंड बीनू का कैपिटल है 1 लाख। तो ये आपका कैपिटल एम्प्लॉयड है या कैपिटल इन्वेस्टेड दिया हुआ है। तो जब कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल इन्वेस्टेड में इंटू करते हैं रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100 तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट आता है, और एवरेज प्रॉफिट के लिए तीनों साल की प्रॉफिट जोड़ेंगे, डिवाइड बाय 4 कर देंगे। लेकिन सर इसमें ना एक क्वेश्चन है, इसमें इंपॉर्टेंट यही है, इसमें ना इसने दे दिया है क्या, ये सैलरी वाला पॉइंट अलग से दे दिया है कि ईच पार्टनर का 60,000 का सैलरी है। और ये सैलरी क्या है, पर मंथ या पर एनम, भाई एनुअल सैलरी दिया हुआ है, एनुअल सैलरी दिया हुआ है। तो एक साल में सैलरी कितना पे कर रही है पार्टनरशिप फॉर्म, यस 60 अनुज को और 60 बीनू को, यानी टोटल 1,20,000 का सैलरी पे कर रही है एवरी ईयर। तो 3 सालों में कितने सैलरी पे करेगा, 1,20, 1,20, 1,20। तो ये जो प्रॉफिट दिया हुआ है ना 3 लाख 360 और 420, तो इस प्रॉफिट में हम इन सैलरी को लेस कर देंगे। यस एप्रोप्रिएशन होती है, तो इसमें कुछ नहीं कहा ना, तो हम ये मान के चलेंगे ये जो प्रॉफिट है ये तो नेट प्रॉफिट है। तो इस नेट प्रॉफिट में पहले सैलरी दे देंगे पार्टनर को, और जो प्रॉफिट बच जाएगा ना उसके बेसिस पे हमें क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट निकालना है। दिस इज कॉल्ड सिंपली एडजस्टमेंट्स एक्चुअली। तो ये एडजस्टमेंट्स में और अच्छे से अभी पढ़ना है, वो अभी बताएंगे। तो इसमें एक छोटा सा पार्ट दे दिया है सैलरी का, समझ रहे हो, बाकी अभी एडजस्टमेंट्स में पढ़ना है। ये सब जो है डिविजुअल प्रॉफिट का नहीं निकालते, हम निकालते हैं एडजस्टेड प्रॉफिट का। एक नाम होता है एडजस्टेड प्रॉफिट, तो उसके लिए एडजस्टेड का मतलब कुछ प्लस माइनस करना होता है। तो वो एडजस्टमेंट्स अभी सीखेंगे हम, इस फार्मूले के बाद सीखेंगे, सुपर प्रॉफिट के बाद, कि हाउ टू कैलकुलेट एडजस्टेड प्रॉफिट, वो हमें पढ़ना है। जिसके ऊपर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 2-3 क्वेश्चन इसके नीचे भी आएगा, तो टेंशन मत लो, ठीक है जी। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, ये जो सैलरी दिया हुआ है एनुअल सैलरी ना, इसे माइनस कर देना है एवरी ईयर के प्रॉफिट में। मतलब कि जब आप एवरेज प्रॉफिट निकालोगे तो पहले साल का 3 लाख प्रॉफिट माइनस 60,000 माइनस 60,000 दोनों पार्टनर की सैलरी, तो 3 लाख माइनस 1,20,000 पहला साल, प्लस सेकेंड ईयर है 360, तो 3,60,000 माइनस फिर से 120, प्लस 4,20,000 माइनस 120 एंड डिवाइडेड बाय 3 ही करना है। या आप ऐसे भी कर सकते हो, तीनों साल का प्रॉफिट ऐड कर दो इकट्ठा और माइनस कर दो 1,20,000, 1,20,000, 1,20,000, या सीधा सीधा माइनस कर देना है 1,20,000 इंटू 3 यानी 3,60,000, जैसे मर्जी वैसे कर सकते। और परचेज गुडविल कितना है, तो कह रहा है क्या, गुडविल ऑफ फॉर्म, यहाँ पे कह रहा है क्या, गुडविल ऑफ फॉर्म जो वैल्यू करनी है आपको, इज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेजेस ऑफ लास्ट 3 years एवरेज सुपर प्रॉफिट, ऑफ लास्ट 3 years एवरेज सुपर प्रॉफिट। तो याद रखना ये लास्ट 3 years मतलब ये 3 साल की जो प्रॉफिट है उसका बोला है। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज तो 2 है, ये कभी कभी बच्चों को कंफ्यूज हो जाता है। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 है, और इसमें बता दिया एवरेज भी बोला है, लेकिन एवरेज प्रॉफिट नहीं, एवरेज सुपर, तो मतलब कि सुपर प्रॉफिट है मेन, ठीक है जी। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फॉर्म, तो करो जी कैलकुलेट 3 मार्क्स के लिए, करो सॉल्व। अब आपको ये सॉल्व करना है, मेरे पास तो आंसर बना बनाया है, हाँ। तो आपके पास है 3 मार्क्स के लिए 3 मिनट्स, चलो 5 मिनट दिया। हो जाए तो बताना।
1,80,000 आ गया आंसर। कैसे कैसे करा है आपने? क्या इसी टाइप से आंसर करा? अरे इसमें आंसर नहीं है भाई, आंसर नहीं है मेरे पास। आंसर था यार, आंसर कैसे ऐसे हो गया? ये रुक कैसे? वही तो मैं भी कह रहा हूँ, ये रुक कैसे गया? हाँ अब चल रहा है। चलो कोई बात नहीं, तो आप बता दो कैसे कैसे करे हो। गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सबसे पहले तो फार्मूला लिख के आना है, इसके आधे नंबर मिलते हैं। ओके ठीक है, तो हमें सुपर प्रॉफिट चाहिए, तो सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट आपने अलग से निकाला होगा, 3 लाख, और कितना कितना था बताओ? है ना 3,60,000 3 सालों की, करेक्ट है ना। 1,60,000 एक पार्टनर का है 1 साल का, तो 2 पार्टनर है तो 1 साल का 1,20,000, तो 3 साल का 3,60,000। तो टोटल कितना आ गया? 2,40,000। और नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड 10 लाख था, तो 1,50,000। तो आपके पास 240 और 1,50,000 है, तो आपने यहाँ पे क्या कर दिया? तो ये आ गया सुपर प्रॉफिट 2,40,000 माइनस 1,50,000 इक्वल्स टू 90,000। और 90 को आपने मल्टीप्लाई किससे कर दिया? 2 से, तो आपका आ गया 1,80,000 गुडविल की वैल्यू। बस इस टाइप से करना था, मैंने थोड़ा शॉर्ट कर दिया, करेक्ट। तो अब आप कर लोगे आसानी से। एक क्वेश्चन 16 जरा पढ़ो, इसमें क्या है एक बार पढ़ लेते। इसमें दो दो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है। कह रहा है क्या, गुप्ता एंड बोस, गुप्ता एंड बोस 2 पार्टनर हैं, हैड अ फॉर्म इन विच दे हैड इन्वेस्टेड, कितने रुपीज़ इन्वेस्टेड कर रखा है? 50,000। तो 50,000 क्या हो गया है? कैपिटल एम्प्लॉयड, ऑल्सो नोन एज कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स या इन्वेस्टेड। ऑन एन एवरेज प्रॉफिट वर ₹16,000। ओहो, इस बार इसने ये क्या कह रहा है, ये कौन सा प्रॉफिट दिया हुआ है? इसने ऑलरेडी एवरेज प्रॉफिट दे दिया, इस बार एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर कह रहा है दी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ इंडस्ट्री इज 15%, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट अ 4 years परचेज ऑफ प्रॉफिट्स इन एक्सेस ऑफ 15% प्रॉफिट ऑन दी मनी इन्वेस्टमेंट। तो ये दोबारा से वही लाइन बोला है, ये कह रहा ना एक्सेस ऑफ 15% ऑफ मनी इन्वेस्टमेंट्स का मतलब कि भाई जो सुपर प्रॉफिट निकालते हैं तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं ना, तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालते किस पे हैं? कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स पे और रेट ऑफ रिटर्न से। तो ये वही बोला है एक्सेस ऑफ 15% ऑफ मनी इन्वेस्टमेंट्स का मतलब वही नॉर्मल प्रॉफिट से जितना एक्स्ट्रा हम प्रॉफिट कमाएंगे ना एवरेज प्रॉफिट, तो उसके बेसिस पे ही गुडविल। तो एक्चुअली में सुपर प्रॉफिट मेथड यही कहता है आपसे कि भाई देखो नॉर्मल इंडस्ट्री जो है ना कितने रेट से प्रॉफिट कमाती है? 15% से। इंडस्ट्री का मतलब है बाकी पार्टनरशिप फॉर्म्स जो हैं सेम टाइप के जो बिजनेस कर रहे होंगे वो 15% के हिसाब से प्रॉफिट कमाते हैं। और जब हमने अपने फॉर्म का पास्ट का प्रॉफिट का एनालिसिस करा तो एवरेज प्रॉफिट जब हमने निकाला, एवरेज का मतलब पास्ट के ईयर्स का प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट हमने पाया इंडस्ट्री के प्रॉफिट से हम ज़्यादा प्रॉफिट्स कमा रहे हैं, हमारी प्रॉफिट ज़्यादा है। तो इसका मतलब हमारी जो मार्केट में कुछ ना कुछ गुडविल ज़्यादा हो रखी है, तो वही गुडविल की वैल्यू आ गई। तो सुपर प्रॉफिट जो नॉर्मल से भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट हमने कमाया, तो वही तो है एक्स्ट्रा प्रॉफिट, हायर प्रॉफिट्स। तो हायर प्रॉफिट फ्यूचर में हम कई सालों तक कमाते रहेंगे, और जितने सालों तक कमाएंगे उसे हम नंबर ऑफ ईयर्स परचेज बोलते हैं। तो सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज इंटू कर देते हैं तो गुडविल की वैल्यू आ जाती। समझ में आ गई? तो ये सुपर प्रॉफिट कहाँ से आया, थोड़ा थोड़ा आया आइडिया? तो ये है, तो सुपर प्रॉफिट है। तो क्या इसको कैलकुलेट कर लोगे आप? पक्का? चलो जी चलो, तो ये होमवर्क में लिख लो पहले तो। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 17 भी होमवर्क में लिख लो जी। इसमें भी आपका दिया हुआ है क्या, टोटल कैपिटल ऑफ फॉर्म साक्षी, महक एंड मेघा ₹1 लाख, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न 15%,
और नेट प्रॉफिट दिया हुआ है पास्ट के 3 सालों का 30, 36, 42। आगे कह रहा है गुडविल इज वैल्यूड एट, तो ये एक्चुअली में जो क्वेश्चन ऊपर में था ना, एक क्वेश्चन नंबर कौन सा अभी हमने करा, 16 करा था, सेम वही क्वेश्चन है, इसमें एक एक जीरो कम किया हुआ है, ठीक है ना, इसमें एक एक जीरो कम है। वहाँ पे 60,000 का सैलरी भी था, तो एक्चुअल में ये बुक का क्वेश्चन था और उन्होंने सीबीएसई वालों ने क्वेश्चन बनाया ना 2019 में, तो उन्होंने एक लाइन और ऐड कर दिया, 60,000 सैलरी कर दिया और एक एक जीरो बढ़ा दिया है, 30 को 3 लाख, 360, 420, 15%, 1 लाख को 10 लाख, और 3 साल वही सेम प्रॉफिट है और 2 ईयर्स के बेसिस पे निकालना है, और उसने एक सैलरी ऐड कर दिया था। तो ये जो क्वेश्चन था ये 2017 के कंपार्टमेंट में आया हुआ है, तो इसमें सैलरी जो दिया हुआ था कुछ माइनस करना नहीं है, सीधा सीधा ऐड करो तीनों साल की प्रॉफिट, डिवाइड बाय 3 कर दो एवरेज प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट है 1 लाख इंटू 15% यानी 15,000, तो फिर एवरेज माइनस नॉर्मल प्रॉफिट करेंगे इंटू 2, तो इसका जो आंसर है यहाँ पे दिया हुआ है। तो एवरेज प्रॉफिट निकाला हमने तीनों को ऐड करके, फिर नॉर्मल प्रॉफिट हमने निकाला 1 लाख इंटू 15%, और फिर हमने क्या कर दिया, एवरेज माइनस नॉर्मल, तो सुपर प्रॉफिट आ गया, और लास्ट में गुडविल इंटू 2 नंबर ऑफ ईयर्स परचेज था। कोई मुश्किल? हाँ जी भाई, ईयर का फ़र्क होगा, बाकी सब कुछ सेम ही मिलेगा। हाँ वो अभी आपको सेंड कर देंगे दोबारा से, डोंट वरी, पुराना वाला था ना इसलिए, अभी नया वाला आपको अभी सेंड कर देंगे, मैं भूल गया था, अभी नहीं करेंगे तो मैसेज करना दोबारा से, अभी बस सेंड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 18 आ जाओ जी, क्वेश्चन नंबर 18। इस क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, ये थोड़ा सा हटके तो इसको भी लगा लेना इम्पोर्टेंट। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एक तो 16 लगाना है, 17th भी इम्पोर्टेंट लगा लेना, क्योंकि ये 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये आप होमवर्क में करोगे घर पे, ठीक है जी। हमने 15 करा था, नहीं 15 करा था, 16 तो होमवर्क में कर लेना है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। तो 15 इम्पोर्टेंट है, 17 इम्पोर्टेंट है, और अभी जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं 18 है क्या, हाँ जी, तो 18th भी इम्पोर्टेंट, तो 18th करना है। उसके पहले ज़रा रीड करा दें 18th क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो जी, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, पढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है अ बिजनेस अर्न्ड एन एवरेज प्रॉफिट। ओहो सर, इसने ऑलरेडी एवरेज प्रॉफिट दे दिया है, क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी 8 लाख रुपीज़ दे दिया है, तो निकालने की जरूरत नहीं है। ड्यूरिंग लास्ट फ्यू ईयर्स, वह कितनी सालों में, कोई बात नहीं। फिर कह रहा है द नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट इन द सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस इज 10%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 10% है। फिर आगे कह रहा है द टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस वर 22 lakhs and 5,60,000 respectively. Calculate value of goodwill by the firm by super profit method if it is valued at 2.5 years purchase of super profit। मतलब 2.5 साल का है, नंबर ऑफ ईयर परचेज 2.5, 2.5 साल 1.5 का मतलब 2.5 ईयर्स, ओके। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट है कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिया हुआ है, कैपिटल इन्वेस्टेड नहीं दिया हुआ है, उसकी जगह पे इसने एसेट्स एंड लायबिलिटी दिया हुआ है। एसेट्स एंड लायबिलिटी दिया हुआ है, तो जो एसेट्स माइनस लायबिलिटी करोगे ना, तो उसे नेट एसेट्स भी कहते हैं, और वही इस क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा। हाँ जी, अभी आपको बताएंगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैसे निकालते हैं। तो आ जाओ जी, आ जाओ। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे ज़रा जो मैंने कहा था ना, एक और आपको बताएंगे कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट कैसे निकालती है, जो फार्मूला लिखाया था मैंने आपको। तो मैंने कहा था इसमें कि एग्जांपल करते हैं, फिर सब चीज़ समझ में आएगा। तो गुडविल ऑफ द फर्म कैसे, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज था, नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में गिवन रहेगा। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालना है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी आता है हमें, हमने अभी भी सीख लिया। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे ये भी हमने सीख लिया कि कैपिटल एम्प्लॉयड या इन्वेस्टमेंट दिया रहेगा, रेट ऑफ रिटर्न हमेशा रहेगा। लेकिन कैपिटल एम्प्लॉयड कभी कभी क्वेश्चन में गिवन नहीं रहेगा। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालना है, तो उसके लिए आ जाओ जी, ज़रा नोट कर लो। उसके लिए हम लोग यहाँ पे आते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड या इन्वेस्टमेंट जब क्वेश्चन में गिवन नहीं होएगा तो हम कैसे निकालेंगे। तो आ जाओ जी, आ जाओ, लिखो जी, लिखो। कैपिटल
एम्प्लॉयड। कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। और कैपिटल इन्वेस्टेड। कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड और कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स। ओके, तो इसके ना दो मेथड्स होते हैं, ठीक है, इसके दो मेथड्स होते हैं, एक होता है एसेट्स और एक होता है लायबिलिटी अप्रोच। एसेट्स अप्रोच और लायबिलिटी अप्रोच, इसके दो मेथड्स होते हैं, एक होता है एसेट्स अप्रोच, एक होता है लायबिलिटी अप्रोच। ठीक है, तो इधर पे तो आप लिखना एसेट्स अप्रोच और इधर पे आप लिख लेना लायबिलिटी अप्रोच। एसेट्स अप्रोच और लायबिलिटी अप्रोच। ठीक है जी। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ना एसेट्स अप्रोच से जो फार्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड का, तो यहाँ पे लिखो जी, कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू लिखना सबसे पहले तो, हाँ जी, सबसे पहले तो टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स एक्सेप्ट, हाँ जी, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट टोटल एसेट्स एक्सेप्ट गुडविल, कॉमा, ठीक है जी, फिक्टिशियस एसेट्स and non-trade investments, non-trade investments, और माइनस करना है आउटसाइड लायबिलिटीज, आउटसाइड लायबिलिटीज। तो आपको टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज करना होता है, और उस टोटल एसेट्स में आपको क्या करना है, यदि तीन एसेट्स गुडविल दिया हो, फिक्टिशियस एसेट दिया हो और कोई नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट दिया हो, तो उसको नहीं लेना है, मतलब कि उसको माइनस कर लेना है। पहले आप लिख लो, बाकी सब चीज़ समझा देंगे। लायबिलिटी अप्रोच से गुडविल इक्वल्स टू होता है क्या फार्मूला, गुडविल इक्वल्स टू, गुडविल कह रहा हूँ, कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू फार्मूला जो होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू होता है क्या, कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस वही ये तीन चीज़ें कौन कौन सी, अगर गुडविल दिया हो, माइनस फिक्टिशियस एसेट दिया हो, और माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। हाँ जी, तो ये होता है आपका एसेट्स और लायबिलिटी अप्रोच। कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू, हाँ पहले इसको नोट कर लो, फिर आपको समझा देते हैं आराम से, पहले नोट कर लो जी।
कर लिया नोट? हाँ जी, करो करो करो। हाँ जी, तो यहाँ पे आपको बैलेंस शीट बनानी है, बैलेंस शीट। ठीक है जी, बैलेंस शीट बनानी। ये किसी भी पार्टनरशिप फॉर्म का मान लो बैलेंस शीट, ओके। और ये जो बैलेंस शीट है, इसमें ध्यान से देखना, इसमें जो है आपको कैपिटल किधर पे दिया होगा बताओ? बैलेंस शीट है तो लायबिलिटीज किस तरफ में होती है? लेफ्ट होता है जी, लेफ्ट होता है ना? तो बैलेंस शीट में कैपिटल दिया होएगा लायबिलिटी साइड। रिजर्व एंड सरप्लस किधर पे दिया होगा? बिल्कुल, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर ही प्रॉफिट्स वगैरह आता है, प्रॉफिट, जनरल रिजर्व, ठीक है ना? प्रॉफिट दिया हो, जनरल रिजर्व दिया हो, वही तो रिजर्व एंड सरप्लस है। ठीक है जी। इसके अलावा और भी कई सारे लायबिलिटीज़ दिए हो सकते हैं, क्रेडिटर्स, बैंक लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, करेक्ट। तो दीज आर आउटसाइडर लायबिलिटीज़, राइट। तो हमें मेनली कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस की बात करनी। ठीक है जी। इसके अलावा एसेट साइड में क्या क्या दिया होगा? मेन फिक्स एसेट दे दिया हमने, करेंट एसेट दे दिया हमने लिख लिया। और तीन अलग से एसेट्स हैं, जैसे एक तो गुडविल होगा, वो फिक्स एसेट्स में ही रहता है मतलब, लेकिन अलग से लिखा मैंने, गुडविल दिया आएगा। फिर इसके अलावा नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट दिया रहे, और तीसरी बात क्या दिया रहे? फिक्टिशियस एसेट्स का मतलब क्या होता है? जैसे एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस अकाउंट, याद है? फिक्टिशियस एसेट्स का मतलब एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस अकाउंट, ये तीन टाइप के एसेट्स हैं, गुडविल, नॉन ट्रेड और फिक्टिशियस। ये तीन हमें लेना ही नहीं होता, चाहे एसेट्स मेथड हो, चाहे लायबिलिटी अप्रोच हो, चाहे एसेट्स अप्रोच हो, चाहे लायबिलिटी अप्रोच हो। सिंपल वर्ड में बोलो तो ये तीन एसेट्स को नहीं कंसीडर करना होता एसेट्स अप्रोच में, एक्सेप्ट इन तीन एसेट्स को छोड़ के बाकी सारे एसेट्स ले लो। ठीक है जी। और लायबिलिटी अप्रोच होता है, उसमें से इन तीन एसेट्स को लेस कर दो जी, हमने। तो देखो, कैपिटल इम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स का मतलब क्या होता है? ये जो पैसा लगाया है बिजनेस में, यही तो कैपिटल इन्वेस्टेड है। बाकी तो आउटसाइडर वाला है, बैंक लोन वगैरह, ये आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर, ये सब ये आउटसाइडर वाला। तो आउटसाइडर को छोड़ दो, हमने कितना इन्वेस्ट करा है बिजनेस में, तो उसे हम कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल इन्वेस्टेड बोलते हैं। हाँ जी। प्रॉफिट्स क्या होता है? प्रॉफिट इसलिए लेते हैं क्योंकि प्रॉफिट भी किसका होता है? मालिक का ही होता है। अगर मान लो प्रॉफिट हमने नहीं बांटा है तो है हमारा। अगर मान लो बिजनेस बंद कर रहे हो तो प्रॉफिट किसका होगा? हमारा ही होगा। हमने उसको अलग रख रखा है जानबूझ के, रिजर्व बना के, कि कल को कोई फ्यूचर में कुछ नुकसान हो जाए तो उसकी भरपाई करने के लिए रिजर्व्स बनाते हैं। लेकिन अल्टीमेटली क्या है? प्रॉफिट्स कैपिटल में ही ऐड होता है, रिजर्व भी कैपिटल का ही पार्ट होता है। तो इसीलिए मतलब ओनर का ही होता है। ठीक है। तो हमने जो प्रॉफिट ऑलरेडी अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया वो रिजर्व में पड़ा हुआ है, और जो प्रॉफिट, हाँ, और जो प्रॉफिट हमने क्या कर दिया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया डिविजल प्रॉफिट, तो उसे हमने कैपिटल में ऑलरेडी ऐड कर लिया था, चैप्टर 2 में भी पढ़ा था, तो वो ऑलरेडी कैपिटल में आ गया होगा। लेकिन जो प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा उसे रिजर्व बना के रख रखा है, कि कल को फ्यूचर में कोई नुकसान होगा तो हम क्या करेंगे? उससे उसकी भरपाई करेंगे। लेकिन यदि मान लो फ्यूचर में कोई नुकसान नहीं हो और कंपनी बंद करना पड़े तो उस रिजर्व को क्या करेंगे? पार्टनर्स ही तो ले जाएंगे। तो इसलिए वो सारे ओनर्स का ही पैसा होता है, पार्टनर्स का ही पैसा होता है। तो इसलिए कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस ये पूरे मिलाते हैं तो कैपिटल इम्प्लॉयड या कैपिटल इन्वेस्टेड आता है। दिस इज सिंपली कॉल्ड लायबिलिटी अप्रोच। लेकिन उसमें इन तीन एसेट्स को आप क्या कर दोगे? इन तीन एसेट्स को आप सब्सट्रैक्ट कर दोगे, क्योंकि ये तीन झूठ मूठ का एसेट्स होता है, ये एक तरीके से लॉस है, ठीक है ना, नुकसान है। तो इसको हमें हटाना होता है। बताएंगे जी।
नॉन ट्रेड और ट्रेड। तो इसमें आपको अगर ट्रेड दिया हो तो ट्रेड वाला तो रहने देता है, नॉन ट्रेड वाले को हटाना होता है कि वो इन्वेस्टमेंट जो जिसका हम ट्रेड नहीं करेंगे, जिसको हम सेल परचेज नहीं करेंगे, और जो सेल परचेज करेंगे तो एक्चुअली में एसेट्स है, उसको तो हम बेचेंगे। उसके बारे में करेंगे अभी चर्चा। और इसके बाद जो एसेट्स अप्रोच होता है, एसेट्स अप्रोच, तो उसमें भी आप क्या करोगे, ये जो टोटल एसेट्स अगर दिया हो, टोटल लायबिलिटीज के बराबर होता है, तो टोटल एसेट्स में से इन 3 एसेट्स को घटा दो, या आप सिंपल क्या करो, इन 3 एसेट्स को छोड़ के बाकी सारे एसेट्स ऐड कर लो। एक ही बात है ना। तो इन 3 एसेट्स को लेस कर लो टोटल एसेट्स में से। यदि टोटल एसेट दिया, टोटल एसेट्स का मतलब नीचे होता है टोटल, तो यदि मैं अमाउंट की भी बात करूं, अभी क्वेश्चन दिखाएंगे आपका अमाउंट वाला, तो टोटल एसेट्स में से इन 3 को लेस कर लो, या फिर आप क्या करोगे, इन 3 को छोड़ के टोटल एसेट जोड़ लो, तो भी वो कैपिटल एम्प्लॉयड के बराबर ही आता है, इक्वल ही आएगा। ऐसा क्यों आएगा, तो रीज़न आपको बता देते हैं। ये अगर मैं इस क्रेडिटर और आउटसाइडर लायबिलिटीज़ को सिंपल मैं आउटसाइडर लिख लेता हूँ, आउटसाइडर लायबिलिटी, सुनना जरा ध्यान से। तो दोनों अप्रोच से कैपिटल एम्प्लॉयड सेम ही आता है। ऐसा क्यों आता है, इसके पीछे लॉजिक बता देता हूँ। तो यदि मान लो यहाँ पे सुनो, इफ़ कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिजर्व एंड सरप्लस, ये दोनों ऐड करने के बाद ये मान लो आ रहा है, सपोज यहाँ पे आ रहा है 5 लाख। चलो अलग अलग ही लिख देता हूँ मैं, ये लो ना भाई, ये दिया हुआ है 3 लाख, ये दिया हुआ है 2 लाख, एंड आउटसाइडर का भी दिया हुआ है कितना, 5 लाख। ठीक है, टोटल कितने हो गए, 10 लाख हो गए, टोटल 10 लाख। अब मैंने यहाँ पे भी क्या कर दिया, फिक्स एसेट जो है ये मैंने दे दिया है 2,50,000, करेंट एसेट्स भी 2,50,000, और इन सबको मिला के 5 लाख दे दिया, तो 1 लाख। ठीक है जी, इसके अलावा ये भी दे दिया 1 लाख, और ये दे दिया 50,000। ओके, तो क्या टोटल, नहीं ये कुछ गड़बड़ कर दिया ना मैंने, 1 लाख, लास्ट वाला 3 लाख लिख लेते हैं, लास्ट वाला जो है 3 लाख, तो टोटल 10 लाख हो गया। अब जरा कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों अप्रोच से निकाल के दिखाओ, एसेट्स अप्रोच और लायबिलिटीज अप्रोच, एसेट्स अप्रोच और लायबिलिटी अप्रोच। तो एसेट्स अप्रोच से कैपिटल एम्प्लॉयड अगर निकालना है तो टोटल एसेट्स में माइनस क्या कर दो, टोटल इन्वेस्ट एसेट्स में आपको माइनस करना है आउटसाइडर लायबिलिटीज। फार्मूला ये था, आउटसाइडर लायबिलिटीज को माइनस करना है, एक्सेप्ट इन 3 एसेट्स को। ठीक है जी, यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया मैंने, 5 थोड़ा सा कुछ तो गड़बड़ हो गया है। हाँ जी ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और थोड़ा सा सुधार देते हैं, नहीं तो 0 आ जाएगा आंसर। रुको जी, सब चीज़ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो है ना, ये 10 लाख की जगह पे, नहीं 10 लाख तो रहने दो, ठीक है, यहाँ पे जो है ये लिख लेते हैं कितने रुपीज़, रुको, ये लिख लेते हैं यहाँ पे, ये आउटसाइडर लायबिलिटीज 4 लाख, और इसे भी 3 लाख लिख लेता हूँ मैं। ओके, और यहाँ पे यही रहने देते हैं 3 लाख। अब ठीक है, ठीक है, अभी भी दोनों 10 ही आ रहा है। तो अब जरा बताओ, कैपिटल एम्प्लॉयड टोटल एसेट से निकालना है, तो 10 लाख माइनस आउटसाइडर की लायबिलिटीज है जी, आउटसाइडर की लायबिलिटीज, करेक्ट है जी। लेकिन इसमें क्या लिखा था हमने, एक्सेप्ट, इस टोटल एसेट्स में इन 3 एसेट्स को आपको नहीं लेना है। तो टोटल एसेट्स लोगे तो आपको इन 3 को माइनस भी करना है दोबारा से, गुडविल माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स माइनस फिक्टिशियस एसेट्स, करेक्ट है जी, टोटल एसेट्स करोगे तो। या फिर आप सिर्फ और सिर्फ इन 3 एसेट्स को छोड़ के जो बाकी एसेट्स है वो ले लो, और उसमें से आउटसाइडर लायबिलिटी घटा दो, जैसे मर्जी वैसे कर लो। तो हमने क्या किया, टोटल एसेट से अगर हम लेंगे 10 लाख रुपए माइनस आउटसाइडर लायबिलिटीज 4 लाख रुपए, और माइनस इन तीनों का सम, ये तीनों मिला के 5 लाख है, तो कितने आ गया आंसर, 1 लाख आ गया। सेम आपका लायबिलिटी अप्रोच से भी आएगा। कैसे, क्योंकि लायबिलिटी अप्रोच कहता है क्या, इसको ऐड करो
और इसे लेस कर लो, तो 6 माइनस 5 कितना हो गया? कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस वो 3 एसेट्स, गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स एंड फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स में एडवर्टीजमेंट सस्पेंस आ जाता है, और यदि कोई प्रॉफिट एंड लॉस दे वो भी आ जाता है। तो ये आ गया कितना? 6 माइनस 5, तो 1 लाख आ गया ये भी। तो एक्चुअली में हो क्या रहा है, देखो ना कि भाई या तो इस 10 में से, देखो ये जो पूरा 10 लाख है, इसमें से अगर आप सिर्फ आउटसाइडर लायबिलिटी लेस कर लोगे तो ये ऊपर वाला ही तो आया है ना, और उसमें से फर्दर ये तीनों माइनस कर लिया हमने, ठीक है, ये तीनों माइनस कर लिया एसेट्स अप्रोच। और लायबिलिटी अप्रोच में भी क्या है, ये सीधा सीधा यही वाला लो, कैपिटल प्लस रिजर्व, और उसमें से ये तीनों माइनस कर लो। तो इसलिए ये 2 अप्रोच बनाए हुए हैं, एसेट साइड से और लायबिलिटी साइड से, तो दोनों से आंसर सेम ही आता है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये आपका होता है कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड और कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है जी, समझ आ गया? करेक्ट, ओके। अब आ जाओ जी यहाँ पे, अब क्वेश्चंस पे आ जाओ। हम लोग कौन से क्वेश्चंस पे थे? 18th पे। इसके एक बड़ा क्वेश्चन भी वो भी कराएंगे, 18th वाले पे आएंगे। तो 18th वाले में एसेट्स एंड लायबिलिटीज दिया हुआ है। तो अगर ये एसेट दिया हुआ है टोटल एसेट्स, तो हम ये मान रहे हैं इसमें अलग से गुडविल, फिक्टिशियस एसेट्स और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो सिंपल टोटल एसेट्स है उसमें, बैलेंस शीट में ये 3 है ही नहीं होता तो देगा। और लायबिलिटीज़ का मतलब क्या है, ये आउटसाइड की लायबिलिटीज़ है। तो टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज़ कर देंगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। ठीक है ना, इस क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड ऐसे आ जाएगा। करेक्ट। और ये जो मैंने आपको कंसेप्ट पढ़ाया यहाँ पे आ जाओ जी, एक सेकेंड आपको एक बार और दिखा दें। ये रहा, देखो भाई देखो, यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड दिख रहा है यहाँ पे। तो अगर बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिया और एसेट साइड दे, तो मान लो कैपिटल दिया है, रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ है, और ये सारे आउटसाइडर की लायबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्रेडिटर्स, और एसेट्स है, करेंट एसेट्स है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, और साथ साथ में फिक्टिशियस एसेट्स और गुडविल दिया हो, तो इन 3 को हटा देनी है। तो लायबिलिटी अप्रोच क्या कहता है, कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस ये तीनों एसेट्स, और यहाँ पे टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज आउटसाइड वाली, लेकिन एक्सेप्ट ये 3, तो इसका मतलब एक्सेप्ट का मतलब इन 3 को माइनस कर देना है टोटल एसेट्स में से। अदरवाइज आप ऐसे माइनस ना करके सीधा सीधा सिर्फ इन दोनों को जोड़ो और इसमें से माइनस आउटसाइडर लायबिलिटीज करो तो भी एक ही बात है। तो ये चीज़ होती है। अब यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल है, ध्यान से सुनो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, ऐसा एग्जाम में बहुत ही कम चांस रहेगा, बट समझने के लिए एग्जाम्पल है। देखो जी, इसमें ना आपको दोनों टाइप के इन्वेस्टमेंट दिए हुए हैं, एक तो ट्रेड भी है, एक नॉर्मल इन्वेस्टमेंट्स भी है। ऑलवेज रिमेंबर, दोनों इन्वेस्टमेंट्स ना के बराबर देगा। क्वेश्चन में यदि वो इन्वेस्टमेंट लिखे और ब्रैकेट में ट्रेड लिख दे, या कहीं पे नीचे बैलेंस शीट में नीचे लिख दे कि जो इन्वेस्टमेंट्स है वो ट्रेड वाला इन्वेस्टमेंट्स है, तो हम समझेंगे ट्रेड है, ट्रेड का मतलब लेना ही है। लेकिन अगर कुछ ना कहे, सिर्फ ये इन्वेस्टमेंट लिखता है ना, सिर्फ बैलेंस शीट में अगर सिर्फ इन्वेस्टमेंट दे दे और कुछ नहीं बताए कि ट्रेड है कि नॉन ट्रेड, तो हमें खुद मानना है दिस इज योर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, तो उसको लेस करना है जब कुछ नहीं बोले तो। ठीक है। और गुडविल, तो इसमें 3 चीज़ें हैं, देखो जी कौन कौन से 3 चीज़ें, कौन कौन, एक तो गुडविल, एक तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट कौन सा है, जो सिंपल इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है, उसका मतलब वो नॉन ट्रेड, और लास्ट है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। करेक्ट, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। और यहाँ पे ये जो कैपिटल है पार्टनर का, यही कैपिटल है, और ये रिजर्व एंड सरप्लस है। तो अगर लायबिलिटी अप्रोच से करें तो ये दोनों को ऐड करना है और ये 3 चीज़ों को सब्सट्रैक्ट कर देना है। करेक्ट। एसेट्स अप्रोच पूछे आपसे एसेट्स, तो सीधा सीधा क्या करो, ये टोटल एसेट्स लो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये टोटल एसेट्स लेना है, इसमें से आउटसाइड की लायबिलिटीज लेस कर देनी है, और माइनस ये 3 एसेट्स, मतलब ये 3 एसेट्स दोनों में माइनस करना है आपको, एसेट्स अप्रोच या लायबिलिटी अप्रोच, क्योंकि एसेट्स अप्रोच आप टोटल एसेट्स लेके चलना। ठीक है जी, समझ आई बातें। तो इसका जरा कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल के दिखाओ, इस वाले एग्जांपल का।
यहीं से, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों अप्रोच से ज़रा कैलकुलेट करके दिखाऊँ। शॉर्ट है, छोटा है, कोई ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं। हाँ जी, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। पहला कौन सा अप्रोच कर रहे हो, कैपिटल लायबिलिटी अप्रोच या एसेट्स? अच्छा जी, पहला एसेट्स अप्रोच। एसेट्स अप्रोच से हमें निकालना है कैपिटल एम्प्लॉयड। तो हमें सीधा सीधा टोटल एसेट्स लेना है, माइनस कर देना है आउटसाइडर लायबिलिटी, और माइनस वो 3 एसेट्स, है ना। ठीक है जी। गुडविल माइनस करना है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। तो ये कितना कितना आ गया, टोटल एसेट सीधा सीधा हमने 1,80,000 ले लिया, माइनस आउटसाइडर की लायबिलिटीज़ कितनी है, ये चारों माइनस कर देने, 40, 10, 50 और 10, 60, और माइनस कर देनी है 3 एसेट 35, 15 एंड 20। तो 60,000 ये भी आ गया, है ना। तो कितने कितने आ गया, 60,000 आया। अच्छा ये 70 है, सही है, 50,000 करेक्ट। अब लायबिलिटी अप्रोच से भी निकाल दो जी। लायबिलिटी अप्रोच से कैसे निकालोगे, बिल्कुल लायबिलिटी अप्रोच से कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू जो कैपिटल है वो, उसमें आप क्या करोगे, रिजर्व एंड सरप्लस और माइनस तीनों एसेट्स, गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स एंड माइनस फिक्टिशियस एसेट्स। तो कैपिटल कितनी कितनी दी है, 50,000, 50,000, रिजर्व एंड सरप्लस 20,000। तो ये तीनों ऐड कर लो, कैपिटल 1,50,000 प्लस 50 और 20,000 का रिजर्व एंड सरप्लस, और ये तीनों माइनस गुडविल कितने का है, 35 कर लो जी, 70 होता है। तो 120 माइनस 70 इक्वल्स टू कितना आ गया, अगेन 50। तो किसी से भी करोगे आंसर सेम आएगा। ओके, तो ये आपका एक एग्जांपल था। और जो हमने अभी कहा ना कि जो एडजस्टेड कैपिटल निकालते हैं वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अभी नहीं कर पाएंगे। तो ये आपका ये हो गया। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, अब ये कर लोगे नहीं कर लोगे घर पे, कौन सा क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन, 18 था, हाँ जी। तो ये होमवर्क में कर लोगे पक्का, आपको डिस्कस करा देता हूँ ना यहीं पे। देखो एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, कैपिटल एम्प्लॉयड सीधा सीधा माइनस करके आ जाएगा 22 माइनस 560। तो कैपिटल एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन है, कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया कितना, 16,40,000। तो नॉर्मल प्रॉफिट आ गया कितना, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट अपॉन 100, तो ये आ गया आपका 1,64,000, 16,40,000 इंटू 10/100, और इन दोनों को माइनस किया तो सुपर प्रॉफिट आ गया आपका 6,36,000। ओके, और फिर गुडविल निकालना है तो सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज 2.5 साल था 2.5, और सुपर प्रॉफिट आया हमारा 6,36,000, तो इंटू कर दिया तो 15,90,000। दिस इज द सॉल्यूशन। तो ये भी आप होमवर्क लगा लो। बाकी के क्वेश्चन होमवर्क कहाँ तक लगाओगे, 18 के बाद एक तो आपको 19th भी लगा लेना है। इसमें भी रेम्यूनरेशन दिया हुआ है, देखो इसमें भी रेम्यूनरेशन दिया हुआ है 6,000 पर मंथ, और पार्टनर्स है मतलब दोनों, तो इसको भी लेस करना है एवरेज प्रॉफिट निकालते वक्त 19। ये भी इम्पोर्टेंट है, करना नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में कराएंगे आपको, एक बार ट्राई करना। जैसे अभी ऊपर में करा था ना, 1,20,000 माइनस क्या था जो सैलरी था, तो यहाँ पे भी रेम्यूनरेशन मतलब सैलरी 6,000 पर मंथ, पर एनम है, सॉरी पर एनम। और पार्टनर्स हैं तो कितने पार्टनर्स इसमें दिए हुए हैं, 2 हैं, 3 पार्टनर्स हैं, 3 पार्टनर्स हैं, कहाँ हैं, नहीं ऐसा नहीं है,
नहीं है क्वेश्चन? हाँ जी, तो पार्टनर्स के बारे में जब कुछ नहीं दिया हुआ तो हम क्या ले लेंगे, बताओ जी बताओ। आप ये कर, हाँ आप ये करके लाना, ठीक है, ट्राई करना है, फिर आपको बताएंगे। इसके बाद और कौन सा क्वेश्चन है इसके बाद? हाँ जी, जब इसमें पार्टनर्स वगैरह कुछ नहीं देगा ना, तो आप सिंपल पता है क्या ले लोगे? पार्टनर्स का मतलब वो टोटल सैलरी दे दिया है पर एनम का, तो आपको 2-3 नहीं मानना, सिर्फ 6,000 लेस कर लेना है। और कौन सा 20 भी कर सकते हो, उसके अलावा 21 भी आप कर सकते हो, उसके अलावा 22 भी आप कर सकते हो। तो 22 तक तो कितने होमवर्क हो गए? हाँ, क्वेश्चन नंबर 16 से लेके 22 तक के जो क्वेश्चन है सुपर प्रॉफिट मेथड्स के हैं, तो इसमें से हमने 16 भी कर लिया था, उसके अलावा 18th भी कर लिया था। अच्छा सॉरी, 15 से 22 है तो 15 कर लिया था, 18 कर लिया था हमने, है ना, एक और क्वेश्चन शायद करा था। चलो ठीक है, तो 2 कर लिए थे, बाकी के आप कर लेना, सुपर प्रॉफिट पे हैं सारे, ठीक है, तभी तो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। और टोटल क्वेश्चन अब तो ख़त्म ही होने वाला, अब तो लास्ट ही टॉपिक रह जाएगा कैपिटलाइजेशन मेथड और एडजस्टमेंट्स वाला रह जाएगा, तो हम कर लेंगे। तो छोटा सा चैप्टर है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है, तो इसको ज़रूर से ज़रूर कर लेना आप नेक्स्ट क्लास में। दिस इज़ योर होमवर्क। तो आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं, ओके, और तो कुछ नहीं पूछना? हाँ जी बिल्कुल जी बिल्कुल, और तो कुछ नहीं पूछना ना, तो आज की क्लास हम यहीं तक इसको एंड कर लेते हैं।